सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का मॉडल पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 10 हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके आप देख लेना। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। देखो शांत क्या होती है, भाग लगाने पे पूरी पूरी कट जाती है वो शांत कहलाती है, और जो पूरी पूरी नहीं कटती है वो शांत कहलाती है। तो शांत परमेय, शांत और शांत की जो पहचान होती है उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत परमेय संख्या। तो पहले लिखेंगे गई दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी जो परमेय संख्या होगी, यानी दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m और गुणा 5 पे घात n, या 2 पे घात m, ठीक, या अथवा ऐसे लिख लो, अथवा 5 पे घात n के रूप का है, तो वह परमेय संख्या शांत परमेय संख्या कहलाती है। शांत परमेय संख्या कहलाती है। और थोड़ा इसकी बात को समझना ध्यान से देखिए। जैसे मान लो हमारी 25 बटा है, मान लो यहाँ पे 32 है प्यारे बच्चों, 25 बटा 32 है। तो हमें अंश नहीं देखना है, पहले ये देखो हर के अभाज्य गुणनखंड काटी। जब हर के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो इसको लिखेंगे हम 25 बटा 2 पे घात 5। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 ही आया है। कितना आया? 2 आया। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? शांत परमेय संख्या हो जाएगी। और समझिए नंबर 1, नंबर 2, जैसे मान लो है आपका 123 बटा हमारा 64, 123 बटा 64 है। तो हमें प्यारे बच्चों हर के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं, और गुणनखंड तो आपको इस प्रकार काटने आते ही होंगे, ठीक है, ऐसे कर काट लीजिए। तो यहाँ पे 132, ये 64 को लिखा जाएगा 2 पे घात 6। तो घात से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो नीचे 2 आ गया, हर में 2 है, तो ये संख्या कैसे हो जाएगी? यानी 123 बटा 64 ये हमारी हो जाएगी शांत परमेय संख्या। और समझिए नंबर 3, जैसे मान लो हमारा 127 बटा है, यहाँ पे मान लो 100 है। कितना है? 100। और जब प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड काटेंगे तो 127 इसको लिखेंगे 2 पे घात 2 और गुणा 5 पे घात 2। अब देखो यहाँ पे देखो 2 आया और ये 5 है, घात से कोई मतलब नहीं है। यदि हर में 2 और 5 है, यदि हर में 2 और 5 है तो संख्या हमारी शांत होती है। यदि हर में खाली 2 है, यदि हर में खाली 2 है तो भी संख्या शांत होती है, ठीक। और 2 5 दोनों है तब भी शांत होती है। तो ये हमारी संख्या शांत होगी, शांत परमेय संख्या होगी। नंबर 4 समझ लो, जैसे मान लो है यहाँ पे 13 बटा 625 है, 13 बटा 625। तो इसको लिखेंगे 13 बटा 625 है 5 पे घात 4। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे हर में 5 आया है, हर में 5 आया, तो ये संख्या कैसी होगी? शांत होगी। तो एक बार फिर समझ लो, यदि हर में 2 है तो संख्या शांत, यदि हर में 5 है, यदि हर में 2 है तो संख्या शांत, यदि हर में 5 है तो संख्या शांत, यदि हर में 2 और 5 है तब भी शांत, और घात कुछ भी हो, ठीक है। ये पहचान होती है शांत परमेय संख्या की। और अशांत परमेय संख्या की पहचान क्या है? देखो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो वो हमारी अशांत परमेय संख्या कहलाती है। तो अशांत परमेय संख्या के उदाहरण समझ लो। तो आप लिखो अशांत परमेय संख्या, ठीक। अशांत परमेय संख्या यानी 2 और 3 के 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए। जैसे कि मान लो हमने लिखा है 41 बटा, यहाँ पे लिख दिया 30, 41 बटा 30। और जब प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 41 बटा 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें 2 भी आया है और ये 5 भी है, इसमें 3 और आ गया,
ठीक, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या तो वो अशांत परमेय संख्या कहलाती है। तो देखो इसमें 3 आ गया, तो ये संख्या हमारी कैसी है? अशांत परमेय संख्या है। और समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर है हमारा 97 बटा यहाँ पे दे दिया हमने 70 दे दिया। ठीक, अब इसके गुणनखंड काटेंगे, जब हर के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो 70 बटा, तो प्यारे बच्चों 2 गुणा 7 और गुणा 5। अब देखो 2 और 5 के साथ इसमें 7 और आ गया, कितना? 7 आ गया। तो ये संख्या कितनी ये संख्या हो जाएगी हमारी, गुणा गलत तो नहीं कर दिया हमने? हाँ सही है। तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। एक बात पे समझो, यदि हर में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है, तो हमारी वह परमेय संख्या अशांत परमेय संख्या कहलाती है। यदि हर में 2 है तो शांत, यदि हर में खाली 5 है तो शांत, और 2 और 5 दोनों है तो शांत, और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो वो अशांत परमेय संख्या कहलाती है। अब आ जाओ प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न में हमें ये बताना है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा सी, क्योंकि ये 625 है, 625 को लिखेंगे 5 पे घात 4, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, समीकरण 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा? चलो समझिए इसको कैसे करते हैं। अब तो सबसे पहले इसमें ए बी सी के मान छाटेंगे। तो प्यारे बच्चों ए बराबर 5 है, और बी बराबर -3, और सी बराबर 2। तो इसमें ये पूछा मूलों का योगफल कितना, तो मूलों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूलों का योगफल। तो प्यारे बच्चों मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ये सूत्र होता है हमारा। मान लगा दीजिए, तो माइनस पहले से सूत्र में b का मान -3 और a का मान 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/5। और यहीं पे पूछ दे मूलों का गुणनफल पूछ दे आपसे, तो मूलों का गुणनफल वो भी देख लीजिए, मूलों का गुणनफल, तो इसका c/a होता है। तो c का मान कितना? 2 है, a का मान 5 है। तो प्यारे बच्चों अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो 3/5, और माफी चाहता हूँ भैया, मूलों का योगफल पूछे तो 3/5, और मूलों का गुणनफल पूछे तो 2/5। ठीक है, जैसा पूछे उस पर टिक लगा के चले आइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है। तो इस चित्र में हमें प्यारे बच्चों पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है x', ये लिखा हुआ बाई, और ये लिखा हुआ बाई डैश। तो देखो जिस तरफ डैश लगा होता है तो इधर संख्या माइनस की होती है, तो ये वाली संख्या माइनस की होंगी और ये वाली भी संख्या माइनस की होंगी। तो हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए समझिए, तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष लिखा जाएगा। तो देखो एक्स अक्ष के निर्देशांक कितने हैं? अरे भैया ये देखो, पहले -3, तो हम -3 लिख देंगे। फिर ये कितना आए? देखो -2 नीचे आए तो -2, तो इसके निर्देशांक हो गए -3, 2। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 कैसे करते हैं हम। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक सच पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी, देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, तो ये दोनों बिंदु रहेंगे किनारे पर। कहाँ रहेंगे? किनारे पर। ठीक है, शेष समदूरस्थ हैं, तो का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो हमें एक सच के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर डाल दें 4 नंबर। तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे इस प्रकार यहाँ पर, तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वो बिंदु रहते हैं किनारे पर, तो ए और बी। तो ए के निर्देशांक हैं 2, -5, और बी के हैं हमारे -2, -9, और यहाँ पे लिख लो पी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक्स अक्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो देखो ये चीज भूलना मत आप लोग। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, और y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y। तो जो प्रश्न में दिया हो वही बिंदु लगा दिए आप। तो यहाँ पे x अक्ष के निर्देशांक है, तो x अक्ष के निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे x, 0। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी के बीच की दूरी, और ए पी के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी के बीच की
दूरी और बराबर PB के बीच की दूरी। और जब प्यारे बच्चों दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमने AP लिखा हुआ है, तो A के निर्देशांक है 2 कामा माइनस 5 और P के हैं x कामा 0। इसी प्रकार यहाँ पे देखो PB लिखा हुआ, तो P के निर्देशांक है x कामा 0 और B के निर्देशांक है माइनस 2 कामा 9। तो प्यारे बच्चों ये वाले निर्देशांक इधर लगाए जाएंगे और ये वाले निर्देशांक यहाँ लगाएंगे हम। चलिए समझिए अब इसकी बात को भैया। तो इसमें देखो x1 का मान 2 और x2 का मान x और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान माइनस 5, ये y1 का मान है, y2 का मान 0, उसको ना लिखें आप, बराबर। अब इधर x1 का मान x और x2 का मान माइनस 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 0 तो इसको ना लिखें और y2 का मान 9 है तो माइनस 9 का होल वर्ग। इसको हल कर दीजिए तो हमारा ये हो जाएगा, इसका होल वर्ग खोलो तो a² प्लस b² और माइनस का 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 बराबर। इसका होल वर्ग खोलेंगे तो a² प्लस b² यानी 4 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 दूनी 4x हो जाएगा ये, और ये प्लस 9 ने 81। तो प्यारे बच्चों x² से x² और ये 4 से 4 कट जाएगा। अब ये 4x ले आओ इधर, ठीक है, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। तो 4x माइनस का 4x और बराबर 81 माइनस 25, इसको उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। तो ये माइनस का 8x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 56, ठीक, सॉरी प्लस का 56 होगा, माफी चाहता हूँ प्यार बच्चों। तो 8 × 8 और 8 × 7 = 56, तो ये माइनस का चिन्ह उधर पहुंचा देंगे तो x बराबर निकलेगा माइनस का 7। तो यहाँ पे जो हमारे P के निर्देशांक है, P के निर्देशांक x कामा 0 है, तो यहाँ पे लिख लो x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक है हमारे पास x कामा 0 और x का मान हमारा माइनस का 7 और कामा 0, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए फिर आगे बढ़िए आप। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जाना था जाना बच्चों में शेयर जरूर कर देना भैया, ठीक है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक, जो भी व्हाट्सअप है, इसका लिंक शेयर जरूर कर देना आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5, कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, तो मान लगा दीजिए, हल करने की क्या जरूरत है। तो देखो भैया, तो 2 और tan 30 का मान 1/√2 1/√3 होगा, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 फिर 1 प्लस फिर tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल वर्ग हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि यहाँ पर भी घात 2 है ना। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2/√3 और बटा ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये 2 से है ना, इसका अंडू हट जाएगा तो 3 × 3 और 4 हो जाएगा ये। तो ये 2/√3 और बटा 4/3 इतना। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 और बटा 4√3 इतना। तो 2 गुणा ये 3 है ना, इस 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, और बटा 4 गुणा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, फिर 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों √3/2 बचा हुआ है। अब √3 किस किस का मान होता है, देखो sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान, और इसके बाद cos 30 का मान होता, तो इन दोनों का मान √3/2 होता है। तो विकल्प में देखो कौन सा है उसी पे से टिक लगा दीजिए, या तो sin 60 होगा या फिर cos 30 होगा। तो sin 60 है तो ए इसका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए आप यहाँ से। अब इसके बाद इसका छठा है, उसको भी देख लीजिए आप। अब वो छठे को इधर ही बता देना, ठीक, इतने में हो जाएगा काम उसमें। चलिए देखिए इसका छठा नंबर भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2
tan 30 और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बस इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें प्लस है, इसमें प्लस और इसमें माइनस हो गया है। सवाल वही, तो करेंगे कैसे वो देख लीजिए अब आप। तो यहाँ पर इसके मान लगा देने हैं। तो देखो 2 इंटू 1/√3 और बटा 1 माइनस 1/√3 का होल वर्ग। बिल्कुल आपको यही कैलकुलेशन करनी, कुछ नया नहीं करना है। बस आपने यहाँ पे जोड़ दिया था, अब यहाँ पे घट जाएगा। चलिए समझिए इसकी बात को। तो इसको हल करेंगे 2/√3 और बटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और 3 1 3। देखो यहाँ पे जोड़ दिया था तो यहाँ पे घटा देंगे, तो हो जाएगा 2/√3 और बटा 3 1 3, फिर 1 घटा देंगे 2/√3 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये भी 2/√3 है और ये भी 2/√3 है, तो यहाँ पर बचेगा 1। अब एक मान किस किस का होता है वो देख लीजिए यहाँ पर। इसमें कौन सा विकल्प है, यार कहीं गलती कर दी हमने इसमें। तो प्यारे बच्चों देखो इसका आंसर भाई गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो गलत है, इसका आंसर 1 आएगा और एक भी इसमें विकल्प है नहीं, एक भी इसमें विकल्प नहीं है, ठीक है। तो बस इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एक मान किसका किसका होता है, देखो हम बता दूं आपको। प्यारे बच्चों साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। और कॉस 0 का मान 1 होता है। अब इसके बाद tan 45 का मान और कॉट 45 का मान, तो इन 4 के मान 1 1 होते हैं, ठीक। और किसी का, हाँ और भी होगा यार, ठीक। किसका होगा, कौशिक का भी होगा, कौशिक 90 और सेक 0, ठीक। इसका भी मान 1 होता है। तो इसमें से जैसा विकल्प हो उसी पे टिक लगा दीजिए आप, ठीक। तो ये प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न तो सही है, देखो प्रश्न तो सही है प्यारे बच्चों, प्रश्न नहीं गलत है, लेकिन क्या इसके मान गलत हैं, ये वाले इसके मान गलत हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब आप यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है n प्रेक्षणों का समांतर माध्य, n प्रेक्षणों का समांतर माध्य यदि, यानी समांतर माध्य इतना है, यदि प्रेक्षण, यदि प्रत्येक प्रेक्षण के, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया समांतर माध्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों देखो जब बढ़ाने की बात करें तो ये वाला होगा, और जब घटाने की बात करें तो ये वाला होगा। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 में का पहला। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे देखना है इसको। तो यहाँ पे देखो थोड़ा समझ लो, विकल्प है ये निर्देशांक किसके हैं, तो प्यारे बच्चों ये निर्देशांक मध्य बिंदु के हैं। और ये मध्य बिंदु किसका है, अरे भैया ये मध्य बिंदु किसका है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो ये क्या भुज है, क्या है भुज, तो मध्य बिंदु की भुज ही लगा दो ना। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको हम। तो प्रश्न नंबर है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे -6, 5 तथा -2, 3। अब इनके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो भुज लिखी जाएगी, यानी x1 + x2/2, इधर इसकी भुज और इधर जो α/3 इसका मार्क रखे हल कर देंगे। तो x1 का मान -6 और x2 का मान -2/2 और बराबर α/3। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -8/2 बराबर α/3, 2 1 2, 2 चौकू 8, तो अल्फा बराबर -12 निकलेगा। ये इसका 4 12 हो जाएगा ना, ये इसका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, वो कैसे करेंगे देखना है इसको। अब प्रश्न नंबर है हमारा 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 5, और इसके बाद है 6x, सॉरी माफी चाहता है प्यारे बच्चों, 4x + 6y और बराबर है 15, ठीक। अब प्रश्न ये कह रहा है रेखा युग्म किस प्रकार का है, ये बताना हमें। चलिए समझिए भैया इसकी बात को, और थोड़ा एक चीज बता दूं मैं आपको, जरा ध्यान समझना। तो देखो प्यारे बच्चों A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये होती है हमारी अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है ये, अद्वितीय हल, ठीक। इस प्रकार फिर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2,
C2। ये होती है हमारी समपाती रेखाएं। कैसी होती है? समपाती रेखाएं। पूरा लिख लेना अपना, ठीक है। समपाती रेखाएं होती हैं। नंबर 2 कंडीशन हो गई। नंबर 3 में क्या होता है? A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। C1/C2। अरे यार, आपको ये पता होगा, ठीक है। अपनी किताब में पीछे पलट के देख लो। ये होती है समांतर रेखा है, इनका कोई हल नहीं होता और इनका अनेक हल होता है। चलिए समझिए, पीछे किताब में सब दिया हुआ, देख ले जाके वहां से आप। तो देखो 2/4 बराबर 3/6 और बराबर 5/15। इस प्रकार लिखना है 2/4 3/6 और 5/15। इसको हल करिए तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, 5 3 15। तो 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे काट देना है। तो यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन लग जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये लिखेंगे आप, ठीक है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा कोई नहीं, ठीक। अद्वितीय हल, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं ये वाला है, नहीं कोई हल नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 कैसे करेंगे? तो प्रश्न नंबर 11 है tan थीटा बराबर है A/B। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम tan थीटा बराबर A/B। जरा ध्यान सुनना भैया चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है B साइन थीटा माइनस A कॉस थीटा बटा, फिर उसके बाद B साइन थीटा प्लस A कॉस थीटा, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे? दोनों पद यानी अंश हर में से कॉस कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम लेंगे कॉस कॉमन। देखो जहां से कॉमन है वहां से कॉमन ले लेंगे और जहां पे कॉमन नहीं है वहां पे भाग लग जाएगा। तो अंश में से लेंगे हम कॉस कॉमन। जब यहां से कॉस कॉमन लेंगे, जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा भाग। तो B साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखो जहां से कॉमन होता वहां पे कॉमन ले लेते हैं और जहां पे कॉमन नहीं होता वहां पे भाग लगा लेते हैं। तो कॉस यहाँ से कॉमन नहीं है तो यहीं पे भाग लग जाएगा। अब यहाँ से कॉमन है तो यहाँ पे ये चला जाएगा तो A बचेगा। आगे समझिए, हर में क्या करेंगे? हर में भी बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉस कॉमन है नहीं तो यहाँ पे लगा देंगे भाग, ठीक। इतना तो यहाँ पे लगा देंगे भाग तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब प्लस यहाँ से कॉस चला जाएगा तो यहाँ पे A बचेगा। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा हमारा। अब देखो ये साइन बटा कॉस tan बन जाता है। तो आप लिखेंगे B tan थीटा माइनस A और बटा यहाँ पर भी B tan थीटा प्लस A हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो tan थीटा का मान पता है हमें। tan थीटा का मान कितना है? यहाँ पे A/B है तो यहाँ पे tan की जगह लगा देंगे A/B। तो यहाँ पे लिखेंगे B और गुणा A/B और माइनस A और बटे, तो यहाँ पे B और गुणा A/B और प्लस A। तो प्यारे बच्चों यहाँ से B से B कट जाएगा और A से A कट जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा A माइनस A और A प्लस A। तो देखो इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 0 और नीचे हो जाएगा 2A। तो 2A का भाग 0 में लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 0 निकल के। तो ये हमारा विकल्प नंबर इसका सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को नोट करिए आप जल्दी से, फिर आगे किसको कैसे हल करेंगे देखना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 12। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक त्रिभुज ABC में AD लंब BC और ये अनुपात दिया हुआ, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज होगा? तो इस प्रश्न कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज नहीं, पहले एक बनाएंगे त्रिभुज इस प्रकार। ये तो ये बना लिया हमने त्रिभुज और इसका नाम रख दिया मैंने A B और C। अब देखो यहां से डाला गया लंब, दूसरा पेन ले लें। यहां से डाला गया लंब AD, A और D, ठीक AD। तो प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश का हो जाएगा और ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको कैसे करेंगे देखना।
तो यहाँ पर ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया है, जरा ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, यानी इस वाले त्रिभुज में लगा देनी पाइथागोरस प्रमेय, इस वाले त्रिभुज में। तो ये कर्ण और ये लंब और ये आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चलो पहले त्रिभुज का नाम भी लिख लो। चलो तो आप लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से लिखेंगे हम ए बी का वर्ग, ठीक, ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब और ये आधार, बराबर बी डी का वर्ग और प्लस ए डी का वर्ग, इस प्रकार। ठीक, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे ए डी सी, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब और ये आधार, तो आप लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग और प्लस डी सी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग बराबर, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो ए डी और ए डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए डी का वर्ग और प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो लिख देंगे बी डी का वर्ग और प्लस सी डी का वर्ग, इस प्रकार यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करें, जरा ध्यान देखना, और देखो जो प्रश्न में एक चीज दे रखी है हमें प्रश्न में, वो प्रश्न में क्या है जरा ध्यान समझना। तो यहाँ पे प्रश्न में ये चीज दे रखी है, कहाँ गया, बी डी बटा डी ए, ये देखो दे रखा है, ये इसको लिखना है। ठीक है, हम बी डी बटा डी ए और बराबर डी ए बटा डी सी, ये दे रखा है। तो यहाँ से कैसे गुणा करेंगे, तो प्यारे बच्चों ये ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू डी सी रखने पर तुम ए डी का वर्ग, ए डी के वर्ग की जगह पे ये चीज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग और बराबर 2। अब ए डी का जो वर्ग है तो ए डी के वर्ग की जगह पे जेवर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी इंटू डी सी, ठीक, और प्लस बी डी का वर्ग और प्लस सी डी का वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो ये हमारा एक होल वर्ग बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर, तो ये हमारा पूरा सूत्र बन गया है बी डी प्लस डी सी का होल वर्ग। जब आप इसका प्रसार करेंगे तो ये चीज खुल के आ जाएगी। ठीक, अब एक चीज जरा ध्यान समझना, तो यहाँ पे बी डी प्लस डी बी, बी डी प्लस डी बी, तो देखो यहाँ पे लिखा बी डी और प्लस डी बी, तो पूरा ये क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा भैया, पूरा क्या बन जाएगा, बी सी। तो इसकी जगह पे बी सी लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस ए सी का वर्ग और बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और इसका वर्ग। ठीक, इस प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग और बराबर बी सी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण के सामने वाला कोण जो 90 अंश का होता है, तो देखो ये बी सी का वर्ग है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण और इसके सामने वाला कोण हो जाएगा 90 अंश, तो कोण ए है हमारा यहाँ पे समकोण अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए सी, तो नई लाइन से लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर 90 अंश, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा है, हमारा विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए, आगे बढ़िए अब यहाँ से आप। अब प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रश्न नंबर 13, एक खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण ए की स्पर्जा की छाया, देखो स्पर्जा होती है टैन होता है, ठीक, टैन ये उसकी छाया की 3/4 गुना है, तो खंबे की ऊंचाई
तथा छाया की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना, यानी खंबे की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना। ठीक है, हमें ये चीज, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक खंबा है, तो इसका नाम ए बी और ये सी, ये एच कर लीजिए और ये एक्स कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे जो मान दे रखा है हमें, यानी tan ए बराबर है हमारा 3/4, 3/4 दे रखा है। ठीक, तो हमें h/x निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan ए बराबर लंब बटा आधार यानी h/x, और इसका मान कितना 3/4 है। तो यहाँ पे 3/4 और बराबर h/x, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 3:4। ठीक, तो इसका आंसर विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 है, उसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 14 नंबर में दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज बना ले हम इस प्रकार, ये इस प्रकार हमने त्रिभुज बना लिया ये। ठीक, और यहाँ पे लिख लो ए और बी, ए और बी, यहाँ पे लिखा हुआ सी। अब यहाँ पे ए बी बराबर 8, यानी ये पूरी भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। जरा ध्यान समझना चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे एक अनुपात दे रखा है यहाँ पर ए बी डैश और बराबर है 3/4 ए बी, ये चीज है। तो प्यारे बच्चों गुणा वाली चीज हमेशा भाग में जाती है, तो यहाँ पे देखो गुणा में है ये, तो ये गुणा में तो इधर भाग में लाएंगे थे। तो ए बी डैश बटा ए बी और बराबर 3/4। अब प्यारे बच्चों एक चीज जरा ध्यान समझना, यहाँ पे ए बी का मान कितना है 4, ए बी का मान कितना 4 है, लेकिन यहाँ पे ए बी का मान कितना 8 है। तो ए बी का मान 8 है, तो यहाँ पर भी 8 ही होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे 2/2 का कर देंगे गुणा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी डैश और ए बी बराबर 3 दूनी 6/8। अब जरा ध्यान समझना, देखो ए बी डैश, अब बी डैश कहाँ पर, ए बी डैश का मान 6 है, तो 6 देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्यारे बच्चों हमारी पूरी 8 है, तो 6 कहाँ तक होगी, मान के चलो 6 यहाँ तक होगी। यहीं पे लिख देंगे बी डैश और यहाँ लिख देंगे सी डैश, इस प्रकार इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे हम। तो ये वाली दूरी कितनी है, देखो एक बार फिर समझो, ए बी डैश का मान यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है भैया, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 6 है, कितनी है 6। अब ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी 8 है, यानी यहां से लेके यहां तक 8 है, तो ये वाली दूरी 6 हो गई, तो ये कितनी बची 2 बची है, कितनी बची 2। तो मैं यही तो बताना है जो बी डैश है ए बी को किस अनुपात में बांट रहा, तो यहाँ पे देखो 6 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से अनुपात, अनुपात बराबर हो जाएगा 6:2। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 तियां 6, तो इसका आंसर निकलेगा हमारा 3:1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा हमारा, कहाँ चला गया, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाप, प्रश्न नंबर 14 की बात है 15 नंबर में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर -1 यानी प्रथम पद और डी बराबर 1/2। अब यहाँ पे पूछा हुआ प्रथम 2 पद लिखिए, प्रथम 2 पद लिखिए, ये कह रहा प्रश्न, समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए। तो प्यारे बच्चों जो हमारी समांतर श्रेणी होती है यानी AP, ए प्लस डी और A+2D इस प्रकार चलते हैं। तो प्रथम 2 पद के मान ज्ञात करने हैं हमें, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो AD के मान लगा दीजिए, तो A का मान -1, तो -1 पहला पद, फिर A का मान -1 और D का मान 1/2, तो हो जाएगा -1 और 2 एकन 2, -2 + 1 और बटा 2। तो प्यारे बच्चों -1 का मान -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। चलिए इसको कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर 16 है, तो प्यारे बच्चों एक सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365 सामान्य वर्ष। ठीक, सामान्य वर्ष ऐसे लिखिए, सामान्य वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं।
ठीक है। अब 365 को सप्ताह में चेंज करेंगे तो इसमें 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 365/7 बराबर, देखो 7 पन्ना 35, यहाँ पे बचा 1, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह 1 दिन बचा हुआ हमारा यहाँ पर। अब जरा ध्यान समझना, देखो हमें 53 रविवार की प्रायिकता चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये देखो 52 रविवार इसमें आ चुके हैं, इसमें 52 रविवार आ चुके हैं, 1 रविवार और चाहिए। अब यहाँ पे 1 दिन बचा हुआ है। अब 7 दिन में, ये 7 दिन में कोई सा 1 दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे PE, ये 1 दिन है और 1 दिन 7 में से पता नहीं कौन सा दिन होगा, तो ये 1 लिख लेंगे और बटा 7। अरे भैया ये 1 दिन है, देखो 52 सप्ताह यानी 52 रविवार इसमें आ चुके हैं, 52 रविवार आ चुके हैं और दिन हमें 1 और चाहिए। तो 1 दिन है, तो इन 7 में से कोई सा 1 दिन होगा, 7 में से कोई 1 दिन होगा, वो क्लियर नहीं है, तो 1/7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़िए। अब प्रश्न नंबर हमारा है 17। प्रश्न नंबर 17, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के आयतनों का अनुपात। तो प्यारे बच्चों मान लो 2 घन है हमारे, ठीक है। एक की भुजा A है और दूसरे की है B, तो घन का आयतन भुजा Q होता है और बराबर है हमारा 1/27, 1/27। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं A/B पे घात 3 और इसको लिख सकते हैं 1/3 पे घात 3। तो प्यार बच्चों घात से घात चली जाएगी, तो A/B बराबर 1/3 हो जाएगा। अरे भैया घन का आयतन भुजा क्यों होता है ना, तो पहला घन है उसका आयतन, उसकी भुजा A है और दूसरे घन की भुजा B है, तो घन का आयतन भुजा क्यों, घन का आयतन भुजा क्यों बराबर इतना। अब इनके हमें क्या चाहिए, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A² बटा 6B² बराबर 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे A² बटा B²। तो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A/B पे घात 2। अब प्यारे बच्चों A/B का मान 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 1/9, 1/9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:9, ये इसका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए, 18 नंबर देखिए। तो 18 नंबर है हमारा, बहुलक का वह मान है जिसकी बारंबारता, देखो बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा 18। अब इसके बाद अगला प्रश्न 19 नंबर है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। अब समझिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश पता नहीं कितनी है। अब इनका माध्य चाहिए, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपका होता है, माध्य बराबर बेटा पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ 1 + n और बटा 2, ये इसका आंसर होता है। यानी माध्य निकालने का सूत्र ये होता है, देखो जब प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ और बटा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा B हो जाएगा सही। अब प्रश्न नंबर हमारा है 20 है, इसको देखिए कैसे करेंगे हम 20 नंबर को। तो उसके लिए हमें एक घन बनाना, यानी इसके लिए पहले बनाए घनाभ, एक घनाभ ही तो है, हाँ ठीक सही, देखो जरा ध्यान समझना। तो ये बना लिया है हमने प्यारे बच्चों घनाभ एक, ऐसे। अब ये किया ऐसे, ये किया, ये बन गया। तो देखो प्यारे बच्चों ये हमारी होती है लंबाई, जिसे हम L से लिखते हैं, ठीक है। अब ये होती है चौड़ाई, जिसे हम B से लिखेंगे, और ये होगी हमारी ऊंचाई, जिसे हम H से लिखते हैं। अब देखना इसका क्षेत्रफल x है और इसके नीचे वाली सतह का, यानी x देखो विपरीत सतह है, प्रश्न कह रहा है ना, देखो
घनाभ के 3 सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी घनाभ के 3 सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल, सम्मुख का अर्थ होता है आमने सामने की, जो इसके नीचे है और ये इनका क्षेत्रफल x है और इसका है y और इसका है z। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे एल बी बराबर एक्स। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये लंबाई है हमारी, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, तो ये लंबाई गुणा ऊंचाई यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच बराबर बाई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका, तो देखो ये क्या है हमारी बी चौड़ाई है और ये ऊंचाई एच है, तो बी गुणा एच। तो यहाँ पे बी एच बराबर हो जाएगा हमारा जेड। अब इन सब का गुणा कर देंगे, इधर इनका गुणा करेंगे, इधर इनका गुणा करेंगे। जब हम इधर इनका गुणा करेंगे तो सब ये चीजें डबल है हमारी, तो हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर एक्स बाई जेड, इस प्रकार। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तीनों पे घात 2 2 है, तो एल बी एच पे घात 2 बराबर एक्स बाई जेड। अब प्यारे बच्चों उधर से घात हटेगी तो उधर अंडू लग जाएगा, तो एल बी एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स बाई जेड, और यही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो एल वी एच क्या होता है, एल वी एच घनाभ का आयतन होता है, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न को पूरा देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 21 का कैसे करते हैं उसको देखिए बाप। तो प्रश्न नंबर है 21 का। अब पहले प्रश्न को दिखा दें हम आपको, देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले गुणनखंड के द्वारा इनके शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। चलिए समझो कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। तो इसके सबसे पहले काटेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो देखो 12 एकन 12 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस का 3x और प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे जब x के मान निकालेंगे तो x बराबर 1 माइनस 4 निकलेगा और 1 माइनस 3 निकलेगा। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए इसको अल्फा बराबर -4 कर लीजिए और बीटा बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जांच। तो जब इसकी जांच करेंगे तो प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। तो देखो प्यारे बच्चों ये एक यहाँ पे मान सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 7 और c बराबर 12। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल बराबर -b/a, ये सूत्र होता है हमारा। और प्यारे बच्चों मूलों का योगफल को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और b का मान 7 है तो 7 लिख दीजिए, a का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब देखो अल्फा का मान कितना -4 है, बीटा का मान -3 है, तो ये -4 -3 बराबर -7 हो जाएगा। तो -7 बराबर -7। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब अल्फा का मान कितना -4 है और बीटा का मान -3 बराबर c का मान कितना है, तो c का मान है हमारा 12। अब a का मान 1 है, तो देखो माइनस माइनस प्लस 4 12 और बराबर 12। ठीक, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक, यही माना सिद्ध हो गया। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप एक बार। अब इसके बाद इसका दूसरा है, अब प्रश्न नंबर 21 का था 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों
जो 3 से विभाज्य हैं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे इसको देखिए अब आप। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे एपी यानी समांतर श्रेणी, और नंबर हमारा है 21 का खरगोश। तो एपी, तो देखो 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित है, विषम होने चाहिए और 3 से विभाजित होने चाहिए। तो पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 3 से विभाजित है लेकिन वो सम है, हमें विषम संख्या चाहिए। 3, 3 के बाद आएगा 6, 6 लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे 9, 9 12 फिर 15 सम संख्या छोड़ के 12 छोड़ देंगे, फिर 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 3 27, यानी 6 6 जोड़ के लिखिए। देखो 6 6 जोड़ के लिखना, तो लास्ट में कितना होगा 99 होगा। ठीक, अब चलो समझिए। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 3, ए बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और डी बराबर कितना होगा, तो प्यारे बच्चों डी बराबर हो जाएगा हमारा 9 में से 3 घटा देंगे तो 9 - 3, तो डी बराबर निकलेगा 6। और ए एन का मान कितना 99 है, ए एन का मान 99 है यहाँ पर, ठीक है। तो ए एन बराबर हो जाएगा 99, और ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 99। मान लगा दीजिए, ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना 6 है और बराबर 99। अब इसको उधर भेज दीजिए आप, तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 99 माइनस 3, तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 96। अब ये 6 से काट दीजिए, 6 एकन 6, तो ये हो जाएगा 6 एकन 6, 3 बचा छतरंग 36 16, तो एन माइनस 1 बराबर 16, तो एन बराबर 17। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए ये हमारी जो संख्याएं हैं यानी 3 से लेके 99 तक 17 संख्याएं हमारी, यानी कि 3 से विभाजित प्रथम n विषम संख्याएं, 3 से विभाजित प्रथम n विषम संख्या हमारी कितनी है 17 है। एक बार फिर समझो, 3 से विभाजित प्रथम विषम संख्याएं, और कहां से 2 से लेके 100 तक कितनी संख्या है 17 संख्याएं। अरे भाई दुनिया में हमारी गोली। तो यहाँ जो हमने ये श्रेणी बनाई है, ये जो श्रेणी बनाई है तो इसमें हमारी 17 संख्याएं हैं, कितनी है 17। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर, तो एस एन बराबर सूत्र होता हमारा एन बटा 2 ए प्लस एल, यानी अंतिम पद होता है। मान लगा दीजिए एन का मान 17 निकाल चुके हैं, तो 17 बटा 2, ए का मान 3 और एल का मान, ये एल का ही मान कहलाता है, ठीक 99 लिख दीजिए, यहाँ पे हल करिए 17 बटा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 102। इसको हल करिए तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 2 एकन 2, इसको हल कर दीजिए। अब आप देखो 17 एकन 17 के साथ हासिल 1 लगी है, 17 अपना 85 और 1 86, तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया 867। चलो भैया जल्दी से नोट करिए, वो आंसर भी मैच कर ले है कि नहीं है। ये एक तो आंसर नहीं दिए इसमें, हाँ ठीक सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने ये श्रेणी बनाई, श्रेणी बनाने के बाद इसमें ए का मान 3 है, डी का मान 6 है, तो ये हमारा अंतिम पद है, ठीक। अंतिम पद को एन से लिखा जाता है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 99। तो एन की जगह पे सूत्र लगा दिया, तो इस सूत्र लगाने से हमें एन का मान मिल गया, यानी इस श्रेणी में हमारे 17 पद है, कितने 17। अब ऐसा योग बराबर सूत्र लगा दिया, ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया हमारा। अब प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर गा गमला कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। एक पर्स में 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है, कुल सिक्कों की संख्या 60 है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 195 रुपया, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर है 21 का गा गमला। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 रुपए के सिक्के, माना 2 रुपए के सिक्के बराबर x, ठीक है। और 5 रुपए के सिक्के
₹5 के सिक्के बराबर 22। ठीक, अब जरा ध्यान समझना। अब कुल सिक्कों की संख्या तो x प्लस 22 बराबर कितने हैं? 60 है। ये समीकरण नंबर तो बन गया हमारा 1। अब इनका मूल्य तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5y और बराबर इनका मूल्य कितना है? देखो 2x प्लस 5y बराबर है 195। ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब इन दोनों को हल कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 1 का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 5x और प्लस 5y बराबर 60। इसमें 1 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या यही रहेगी हमारी 5y और बराबर 195। अब इसके चिन्ह बदल दीजिए। कुछ गलत कर दिया क्या हमने इसमें? प्रश्न कह रहा है यदि कुल सिक्कों की संख्या इतनी है, सही है, x प्लस 22, सिक्कों का मूल्य 195 रुपये है, सही है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y और बराबर 195, सही है। यहाँ पर ये 5 का गुणा इसमें लगा दिया। अच्छा हाँ, गलती ये कर दी। देखो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा और 5y हो जाएगा, और ये 5 का 30, तो यहाँ पे 300 कर लीजिए ना यार, तब आएगा इसका आंसर। तो ये देखो क्या गलती कर रहे हैं, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस और ये माइनस। अब प्यारे बच्चों ये दोनों जाएंगे कट, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3x। कितना बचेगा? 3x बराबर, अब इसे घटाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, तो x बराबर 35। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक, 1 में रखने पर तो x बराबर 35 निकला है। तो जब ये x बराबर 35 निकला है तो यहाँ पे लगा दीजिए x का मान, तो 35 प्लस 22 बराबर 60, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35 प्लस 22 बराबर 60। 35 को उधर भेजेंगे तो 22 बराबर हो जाएगा 60 माइनस 35, तो 22 बराबर निकलेगा 25। तो यही दोनों हमारे आंसर आ गए। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो ये क्या 2 रुपए के सिक्के हैं और ये 5 रुपए के सिक्के हैं, तो यहाँ पे लिख दो 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं? 35 है। और 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं? 25 है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए, आगे बढ़िए आप। अब इसके बाद है घा घड़ी। तो प्रश्न नंबर 21 का घा घड़ी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करेंगे हम। तो इसमें a बराबर हमारा, हाँ सही है, a बराबर लिख लीजिए, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, इस प्रकार। तो यहां से लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान -3, ए का मान 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक, अब मूलों का निकालें गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2 हो जाएगा। अब जो हमें इसका मान निकालना है, तो जो मान है हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे। तो जब अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा हमारा इतना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 5/2, तो यहाँ पे 5/2, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2। तो ऊपर गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका आंसर 15/4। चलिए भैया प्रश्न को नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़िए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5वां, कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 का नंबर यहाँ खाली,
तो उसमें एक त्रिभुज दे रखा है ये वाला। ठीक, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने बना दिया त्रिभुज और इसका नाम है PQR। अब इसको यहां से मिलाया गया तो यहां पर है ये T और यहां पे है S। तो इसमें दिया है कोण P बराबर कोण RTS, ये चीज दे रखी है। अब नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज RPQ और समरूप त्रिभुज RTS। ठीक है, ये सिद्ध करना। तो नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति यानी उपपत्ति। अब ये वाला त्रिभुज है कहाँ? RPQ। तो देखो RPQ यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, RTS ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। ठीक है, ये अब जरा ध्यान समझना, यानी ये वाला त्रिभुज और फिर ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों ये कोण है इसके बराबर, ये कोण है इसके बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण P बराबर कोण RTS और आगे लिख देंगे दिया है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ था ना। अब इसके बाद ये वाला कोण हमारा उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये कोण छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण PRQ बराबर कोण SRT। ठीक, और आगे लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है ये हमारे। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो नई लाइन से लिखना इसलिए त्रिभुज RPQ और समरूप त्रिभुज RTS और किसके आधार पे हो जाएंगे? A के आधार पे। ठीक, ये हमारा प्रश्न हल हो गया। चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। और प्रश्न नंबर है हमारा अगला 4 चम्मच। उसको कैसे करेंगे? तो यहां पर है पहले यानी 21 का 4। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा बराबर 1/3। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/9 हो जाएगा। और ये cos स्क्वायर थीटा है ना, तो cos स्क्वायर यानी cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1/9। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, 1/9 को उधर ले आओ। तो 1 माइनस 1/9 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे समझिए जरा ध्यान से। तो 9 1 का 9 और 9 में से घटा देंगे 8। तो 8/9 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इधर से घात हटेगी तो दंडू लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर अंडर रूट 8/9। तो प्यारे बच्चों इस 8 को लिखा जाएगा 2√2 और इसको लिखा जाएगा 3। बस यही इसका आंसर आ गया भैया। और चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हो। ठीक है, इसका आंसर मैच कर लें। हाँ ठीक, और एक बात समझिए, जब इधर से घात हटेगी, जब प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे हमें प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा लेना है। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 22 का। पहले दिखा दें प्रश्न आपको हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद p - 1x² प्लस px प्लस 1 के शून्य में से एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात करिए। तो देखो एक शून्यक -3 है तो हम क्या करेंगे? x बराबर -3 रख देंगे। तो इसमें x बराबर -3 रख देंगे और p का मान मिल जाएगा। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ ही पे आ जाएगा, इतने में ही काम करते हैं हम। प्रश्न नंबर है 22 का। तो जो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है हमारा p - 1x² और प्लस का px प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर -3 रखने पर। तो प्यारे बच्चों x की जगह पे -3 लगाना हमें।
एक्स की जगह पे -3, तो यहाँ पे -3 लगाना है। तो देखो p -1, फिर यहाँ पे -3 और इसके ऊपर देखो घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए, प्लस p, फिर यहाँ पे -3, फिर x की जगह -3 लगाना है, हमें x की जगह पे -3 लगाना और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा ये p -1 और ये 3 3 का 9 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 3p बन जाएगा हमारा, और प्लस का 1 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 9 का इसमें करें गुणा तो हो जाएगा 9p माइनस का 9 और माइनस का 3p और प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का 9p और ये माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा 6p, और ये माइनस का 9 ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 9 ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 8 बराबर 0। तो -8 को उधर भेज दो तो 6p बराबर हो जाएगा 8, ठीक, प्लस का होगा 8 और 6 का लगा देंगे भाग, तो p बराबर 8/6, तो 2 3 6 और 2 चौकू 8, तो p बराबर निकलेगा हमारा 4/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया जल्दी नोट करिए इसको, इसका आंसर पता नहीं है कि नहीं है यार। हाँ 4/3 है तो इसमें। चलिए अब इसके बाद इसका खाकर वो सब वो कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 22 का खा, ये काफी बच्चों को इंतजार था इस प्रश्न का भैया। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट माइनस फिर अंडर रूट x -4 फिर ये माइनस का 3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों एक बात जरा ध्यान समझना, जब यहाँ पर माइनस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा तो इस वाली संख्या को ले जाएंगे उधर, अगर ये प्लस का होता तो इस संख्या को यहीं छोड़ देते, अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो इस संख्या को उधर ले जाएंगे, तो ये दोनों संख्या उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 9 अंडर रूट बराबर, ये दोनों संख्या को चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा x -4 और +3। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2x + 9 का होल वर्ग इस प्रकार बराबर x -4 अंडर रूट इसका होल वर्ग, और नहीं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, और ये पूरा ऐसे लगेगा, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट x -4 और प्लस ये प्लस का चिन्ह 3। अब समझिए, तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये अंडर कर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x + 9 और बराबर यहाँ पे a + b का होल वर्ग, तो a² + b² 9 हो जाएगा और +2a और b 3 है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 9 बराबर इस 2 से अंडू कट जाएगा, तो x -4 + 9 और +3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये √x -4 इतना। अब इन सबको ले आओ इधर, तो देखो x को उधर लाएंगे तो यहाँ पे, अरे भैया इस x को उधर लाएंगे तो 2x में से x घट जाएगा तो x बचेगा यहाँ पर, और ये 9 से 9 कट जाएगा, ये माइनस का 4 इधर ले आओ तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 6 √x -4। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ पर हम, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये जब तक अंडू हट नहीं जाएगा तब तक वर्ग होता रहेगा, तो x + 4 का वर्ग बराबर 6 और x -4 और ये अंडर रूट और इन दोनों का होल वर्ग इस प्रकार, तो ये बन जाएगा x² और ये बन जाएगा x² + 16 और प्लस का 8x। अब ये 6 का हो जाएगा 36 और इसका अंडू उड़ जाएगा तो x -4 हो जाएगा, तो ये x² प्लस का 16x प्लस का 8x, इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36x - 144, 36 चौकू 144 होते हैं। अब इन दोनों को ले आओ, तो ये x² प्लस का 16x माइनस का 36x, यार कहीं गलती कर दी हमने, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये x नहीं लगेगा, देखो समझो, चलो इसको उधर ले आए, प्लस का 8x और प्लस का 144 बराबर 0। प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं को मैं इधर ले आए, ठीक है, अब ये हमने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चलो ठीक समझिए आप, सही
चाहो तो क्रम से लिख लेना। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें से घटाएंगे, पहले एक्स वाला पद लिखा जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 28 माइनस का 28 एक्स, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ के बन जाएगा हमारा 160 प्लस 160 बराबर 0। अब 160 के ऐसे गुणनखंड करो, 160 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर हमारा आ जाए 28, ऐसे गुणनखंड होने चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 20 गुणा 8, हाँ यही काम हो जाएगा, 20 गुणा 8 सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, फिर माइनस का 8x और प्लस का 160 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन लेंगे तो x माइनस 20, तो यहाँ से माइनस का 8 कामन ले लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों x माइनस 20 और x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 20 निकलेगा और x बराबर यहाँ से 8 निकलेगा। यही दोनों प्रश्न के हमारे आंसर आ गए हैं। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा गमला युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे जो पहला समीकरण है हमारा 2ax माइनस बी बाई प्लस a प्लस 4b और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 का गुणा करते हैं हम, ठीक है। इसमें करेंगे 2 का गुणा, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2ax माइनस 2b बाई। अब इन दोनों को ले जाओ उधर, तो क्योंकि इसमें x बाई नहीं है ना, इसलिए इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल दीजिए, माइनस a और माइनस का 4b। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 बना हमारा। अब इसके बाद इसका दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पे 2bx प्लस का a बाई, अब ये प्लस का है यहाँ पर b माइनस 4a और बराबर 0। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2bx हो जाएगा, ये इसका इसमें करेंगे 2a बाई, और प्यारे बच्चों इन दोनों को उधर भेजेंगे तो माइनस का b और प्लस का 4a और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब 1-2 को हल करेंगे हम, जब 1-2 को हल करेंगे तो ध्यान से समझना इसको। तो देखो यहाँ पर a है तो इसमें a का गुणा कर दो, यहाँ पर b है तो इसमें b का गुणा कर दो, तो इसमें सब में a का गुणा करो। तो जब इसमें a का गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2ab बाई, a का गुणा सब में करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का 4ab हो जाएगा। अब इसमें b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स और प्लस का 2ab बाई, ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यानी प्लस का 4ab। अब ऐसे लकीर, अब प्यारे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2a स्क्वायर एक्स और प्लस 2b स्क्वायर एक्स, ये बचा हुआ है, और बराबर अब यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से प्यारे बच्चों 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बराबर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो 2x बराबर -1, तो x का लगा देंगे भाग, तो x बराबर -1/2 इतना निकल के आएगा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो 1 में रखने पर तो प्यारे बच्चों x की जगह पे -1/2 लगा देंगे, x की जगह पे -1/2 लगा देना, यहाँ पर -1/2 लगा देना, ठीक है, यहाँ पर लगा देना हमें। तो ये हो जाएगा 2a और गुणा -1/2, तो माइनस का 2b बाई बराबर हो जाएगा माइनस का a और माइनस का 4b। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये माइनस का a माइनस का 2b बाई बराबर माइनस का a और माइनस का 4b। अब देखो a से a कट जाएगा
तो माइनस का 2b बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 4b। अब देखो b से b कट जाएगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर निकलेगा हमारा 2। तो यही दोनों आंसर आ गए हमारे। ठीक है, अब देखें इसके आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें आंसर दिए नहीं होते हैं यार, और सवाल भी बहुत गलत होते हैं इसमें। हाँ सही आंसर हमारे सही निकले, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। 22 का गा नंबर है ये। अब इसके बाद है हमारा हाँ इसका घा घड़ी। इस नंबर दूसरे का घा है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना रहे हैं। ठीक है, चित्र यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे बनाए जो दिखाई दे लास्ट तक हमें। और इसको यहाँ से मिलाया और इसको हमने यहाँ से मिला दिया, तो यहाँ पर है एस आर क्यू, और इसके बाद ये एक रेखा ये हो गई है और एक ये हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पर है ओ, और यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है ये पी। ठीक, इस प्रकार ये तो इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब मैं थोड़ा दिया हुआ ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओ ए समांतर आर एस तथा ओ बी समांतर है हमारा आर क्यू। फिर नई लाइन से लिखेंगे, सिद्ध करना है इसमें हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू बटा पी एस और बराबर पी बी बटा पी ए। तो प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना है। और देखो भैया, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको हम दिखा दें ट्रेला, तब दिखाते हैं पिक्चर। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान समझना जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखो प्यारे बच्चों, मान के चलो एक त्रिभुज है हमारा ये। ठीक, इसका नाम दे दिया ए बी सी, और इसके समांतर मैंने एक रेखा ये खींच दी, यहाँ पे लिख दो डी, यहाँ लिख दो ई। ये वाली रेखा है ना प्यारे बच्चों, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो हमें क्या करना है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो हमें लिखना है सी डी बटा डी ए, सी डी बटा डी ए, ऐसे करके। एक बार फिर समझिए, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी तो हम लिखेंगे सी डी, क्या लिखेंगे, सी डी बटा डी ए। फिर इसके बाद सी ई बटा ई बी बराबर सी ई बटा ई बी। तो ये काम करेंगे इसमें हम। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तभी प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। ये थेल्स पर में होती है हमारी, क्या है, थेल्स पर में। चलिए समझिए इसमें। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो सिद्ध करना हमें। ठीक, तो नई लाइन से यहाँ पे लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे अब हम। तो सबसे पहले त्रिभुज हम ऊपर वाला लेंगे, ये वाला एस आर पी में। तो त्रिभुज आर एस पी लिख लो, आर एस पी। तो आर एस पी में जरा ध्यान समझना। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो ओ ए समांतर आर एस। अब अभी हमने आपको पीछे बताया था ये वाली भुजा इसके समांतर है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको लिखना है पी ए बटा ए एस। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए बटा ए एस बराबर पी ओ बटा ओ आर, पी ओ बटा ओ आर। हमने यही तो बताया था अभी आपको पीछे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अभी त्रिभुज हमने ये ऊपर वाला लिया, अब त्रिभुज लेके नीचे वाला, त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी में। ठीक, इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी समांतर आर क्यू। तो ये वाली भुजा इसके समांतर, तो इसको भी ऐसे लिख दो पी बी बटा बी क्यू, पी बी बटा बी क्यू, पी बी बटा बी क्यू, और बराबर पी ओ बटा ओ आर। और प्यारे बच्चों ये निकला समीकरण नंबर 2 हमारा।
समीकरण नंबर 2, तो नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उसको नहीं लिखा जाता। तो देखो ये दोनों बराबर है तो इसको नहीं लिखा जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम पी ए बटा ए एस बराबर पी बी बटा बी क्यू। ठीक, ये चीज। अब यहां से क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। नहीं नहीं अभी नहीं, दोनों पक्षों को पलटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर। तो दोनों पक्षों कैसे पलटते हैं देखना। तो यहाँ पे देखेंगे ए एस बटा पी ए, ऐसे करके पलटा जाएगा। ठीक है, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बी क्यू बटा पी बी। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो इसके दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दो। तो ए एस बटा पी ए और प्लस 1 बराबर बी क्यू बटा पी बी और प्लस 1। तो देखो इसके नीचे एक मत करो तो इसका गुणा इसमें करो। तो ए एस प्लस पी ए बटा पी ए बराबर, तो इसका इसमें हो जाएगा तो बी क्यू प्लस पी बी और बटा पी बी। अरे भैया या तो कर लो, चलो अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक। इसका इसमें करेंगे ये ऐसे ही रहेगा और इसका इसमें करेंगे तो इतना, इसका इसमें नीचे का नीचे, यही प्रक्रिया दर लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए एस प्लस पी ए एस प्लस पी ए। देखो ए एस प्लस पी ए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा पी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा पी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे पी एस लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे पी एस बटा पी ए बराबर, अब आगे समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ बी क्यू प्लस पी बी। तो देखो बी क्यू और प्लस पी बी, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा पी क्यू। क्या हो जाएगा, ये पूरा पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी क्यू बटा पी बी, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या करेंगे जो हमें सिद्ध करना है। अब देखिए जरा ध्यान से, देखो एक काम करो, दोनों पक्षों को पुनः पलट दो, दोनों पक्षों को पुनः पलट दो आप। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों को पुनः, अगर ना पलटना चाहो मत पलटो। देखो अगर आप पलटना नहीं चाहते तो मत पलटो। तो एक काम करना पड़ेगा हमें। तो एक काम क्या करेंगे, देखो तो प्यारे बच्चों इन दोनों के स्थान बदल देंगे हम, इन दोनों के स्थान बदल देंगे। ठीक है, देखो स्थान बदलने से प्यारे बच्चों संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो इन दोनों के स्थान बदल जाते हैं और इन दोनों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो हम इन दोनों के स्थान आपस में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पी बी बटा पी ए और बराबर पी क्यू बटा पी एस, इस प्रकार। अब यहाँ पे थोड़ा इसको सही घुमा के लिख दो, ये पहले लिख दो ये बाद में लिख दो। तो पी क्यू बटा पी एस और बराबर पी बी बटा पी ए, बस यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, तो दोनों पक्षों को दोबारा मत पलटो, ये लाइन काट दो। ठीक है, वो मत लिखना, बस हो गया, यही सिद्ध करना था हमें। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जाना तो जाना बच्चों में शेयर जरूर कर देना भैया। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, शेयर जरूर कर देना वीडियो को भैया, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक भैया, इसको जल्दी से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा अगला, इसका जो है हमारा 5वां, कैसे करते हैं उसको देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 5वां वह है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -2 और -5 है। तो शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच की जांच कीजिए। चलिए कैसे करते देखना है इसको आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों जो हमारे शून्यक है, पहले 22 का नंबर है हमारा 5वां। तो अल्फा बराबर -2 कर लो और बीटा बराबर -5 है। ये दो शून्यक है हमारे पास। ठीक, तो मूल द्विघात समीकरण,
द्विघात समीकरण। तो जो हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5 है और प्लस -2, फिर इसके बाद -5 बराबर 0। हमने अल्फा बीटा के मान लगा दिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस का 7, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और बराबर 0। चलिए भैया आगे समझिए इसकी बात को थोड़ा। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा और ये प्लस का 10 और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसकी करनी है जांच। एक आंसर मिलेगा द्विघात समीकरण हमारा, ठीक है। तो इसकी जांच कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा और b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहां से मूलों का योगफल गलत लिख दिया हमने यार, चलो मूलों का योगफल बराबर -b अपान ये सूत्र होता है हमारा। और मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है 7, a का मान 1 और अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5 बराबर -7। तो -7 बराबर -7, एक निकल के आ गया। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए होता है। अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5 और c का मान 10 और a का मान 1। मान देखो ये मान लगाए गए और ये अल्फा और बीटा के मान लगाए गए, ठीक। ये वाले स्टार्टिंग वाले यहाँ से। चलिए आगे समझिए इसकी बात को भैया। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 बराबर 10, तो दोनों बराबर निकले हैं, ठीक। योगफल भी बराबर है हमारा और गुणनफल भी बराबर है, ठीक। प्रश्न को पूरा देख लीजिए भाई, प्रश्न पूरा हल हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा। अब इसका चाचमच नहीं कराएंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 23 है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। कैसे करते देखना है इसको आप। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा समतल जो भूमि होती है, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक देखो, समझो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो मान के चलो ये 20 मीटर का ऊंचा भवन है, यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक। यहां से लेके यहां तक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। और प्यारे बच्चों ये हमारी एक मीनार है, ये एक हमारी मीनार है, ठीक है। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो देखो इसको मिला दो यहां से प्यारे बच्चों, इसको मिलाया यहां से और इसको मिलाया हमने यहां से। तो जो कोण हमारे क्रमशः है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 45 का और ये पूरा हो जाएगा 60 का। तो इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये एच का मान बताना, ये हमारी मीनार है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बीसी एक भवन है, माना बीसी एक भवन है जिस पर सीडी एक मीनार लगी है, ठीक है। ये भवन है और भवन के ऊपर एक ये मीनार लगी हुई है। चलिए तो हमें इस एच का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समकोण ये वाली 20 है तो इसको एक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ये tan 45 तो हो जाएगा
अरे भैया ये 20 है ना, पूरी 20, तो यहाँ 20 लिखो, 20/x, और tan 45 का मान 1, तो 20/x कैसे गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 करके तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हमारी 20 मीटर निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम, ठीक। यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे ABD, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। अब प्यारे बच्चों tan 60 लिखेंगे, ठीक, tan 60, तो ये लंब बटा आधार, तो h+20 हो जाएगा, तो h+20 और बटा x। अब x का मान कितना है, x का मान हम निकाल चुके 20, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो h+20 और बटा 20 हो जाएगा ये हमारा। कैसे गुणा करो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा h+20 और बराबर 20√3, 20 को उधर भेजेंगे तो h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20, तो h बराबर यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। भैया इतना ही छोड़िए, इससे आगे मत करिए आप। अरे यार करना तो पड़ेगा भैया, करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आप लोग तो कहोगे सर तो आपने तो ऐसे ही कर दिया। चलिए हम आंसर पूरा मैच करके दिखाई दे रहे हैं आपको। तो h बराबर 20, और प्यारे बच्चों √3 का मान होता है, √3 का मान होता 1.73 और -1 ये हो गया भैया। √3 का मान ये होता है, ठीक, ये डंडा कुछ नहीं है, नहीं तो कुछ समझ बैठो इसे यार। तो h बराबर हो जाएगा 20, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। चलिए गुणा करा दीजिए इसका। ठीक है, तो h बराबर देखो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 7 दूनी 14 और ये 0 और दशमलव से पीछे 2 अंक मीटर। देखो पूरा मैच आ गया। चलिए जल्दी से पूरा मैच हो गया, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। और एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आप इतना छोड़ दो कोई नंबर नहीं काटेगा, बता रहा हूं आपका, ठीक है, इतना ही छोड़ के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने आंसर देख के मैच करा दिया। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा अब यहाँ से इसका अथवा है, ठीक, उसको कैसे करेंगे वो भी तो प्रश्न नंबर 23 का अथवा है, दी गई आकृति में, तो देखो ये वाला कोण 90 अंश है और AD लंब BC, तो यानी AD लंब BC, तो ये कोण 90 अंश होगा और ये 90 अंश होगा। अब इसके बाद AC बराबर 75 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 75 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ, ठीक, थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, और ये वाली भुजा 1 मीटर है और ये वाली भुजा 1.2 मीटर है। तो मैं AD की माप ज्ञात करनी, इस AD की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखना इसको। तो नई लाइन से यहाँ पे चित्र बना के तैयार कर लिया हमने। तो एक काम करिए प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा हमारी सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, और जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सब भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में चेंज हो गई हैं। अब जरा ध्यान समझना यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज देखो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, एक काम करें, त्रिभुज ये देख लो, त्रिभुज CAB में या ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, चलो देखो पहले समझ लो। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, अरे दोबारा क्यों बना दिया हमने यार, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में, यानी ये वाला त्रिभुज यहाँ पे D नाम होगा और ये एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो ये कोण हमारा 90 अंश का है, इसमें ये इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का है, इधर इसमें ये 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण CAB और बराबर कोण ADB और बराबर 90 अंश, ठीक है। अब इसके बाद ये कोण उभयनिष्ठ है हमारा कोण, ये कोण दोनों में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण CBA और बराबर कोण DBA और आगे लिख देना उभयनिष्ठ, इसके आगे लिख देना, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज डी बी ए। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत हो जाए समानुपात में होंगी, संगत हो जाए समानुपात में होंगी। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी लिखा तो ए बी बटा यहाँ क्या लिखा डी बी, तो डी बी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ए सी तो ए सी बटा यहाँ पे क्या लिखा डी ए, तो यहाँ पे डी ए या ए डी लिख दीजिए, मान लगा दीजिए। अब देखो ए बी का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों ए बी का मान कितना है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। और डी बी का मान, तो ये रहा डी बी, किसका, इसका मान कितना है 125 है, तो यहाँ पे 125 लगा दीजिए। और ए सी का मान, ए सी कहाँ है, ए सी हमारी यार ये, हाँ ए सी का मान देखो 75 है, तो यहाँ पे 75। और एडी का मान पता नहीं, डीए और एडी बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर दीजिए। तो पहले 25 से काटो, 25 तिया, अरे यार 25 पंजे 125, 25 चौकू इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ तो कटेगा नहीं, जब कुछ कटेगा नहीं तो अब एक काम करो, गुणा करना स्टार्ट कर दीजिए, इसका इसमें करिए। तो 4AD और बराबर पचम 25 की 5 हासिल 2 और 5 सत्ते 35, पर भैया पचम 25 की 5 और 5 सत्ते 35 और 2 37, इसका लगा देंगे भाग। तो AD बराबर हो जाएगा हमारा 375/4। अब इसको हल करिए, तो AD बराबर हो जाएगा, देखो 4 नेम 36, यहाँ पे बचा 1, तो हो जाएगा 4 तियो 12, 4 तियो 12, तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा 3, यहाँ पे लगाया दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा कितना, 3 बचा, 4 नेम 36, 1 बचा, 15 हो गया, 4 तियो 12, यहाँ पे 3 बचा है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। और प्यारे बच्चों ये निकलेगा सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 का लगाएंगे भाग, तो AD बराबर हो जाएगा हमारा, जब इसमें 100 का भाग लगाएंगे दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 9375 मीटर। और तो मीटर में है ना, तो प्यारे बच्चों मीटर में 3 अंक लिए जाते हैं, इसका दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला 5 हट जाएगा पीछे वाला, तो AD बराबर 0.937 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए, इसके बाद प्रश्न नंबर अगला करा रहे हैं हम। इसका आंसर कहाँ है, अच्छा हाँ आंसर तो इसका यहीं पे आ गया था। ठीक है, ये लास्ट वाला अंक हटा दो क्योंकि सेंटीमीटर में एक ही अंक चलता है। ठीक है, ये काम करिए, बस आगे ना बढ़ाइए आप। ठीक है, यहीं तक रखिए, इसको हटा दो। देखो मीटर में दशमलव से पीछे 2 अंक लिए जाते हैं और सेंटीमीटर में दशमलव से पीछे 1 अंक लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे AD बराबर हो जाएगा 93.7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 75 सेंटीमीटर होगा तो फिर और सेंटीमीटर नहीं बन जाएगा। देखो बस सीधी सी बात ध्यान रखिए, सेंटीमीटर में दशमलव से पीछे 1 अंक लिया जाता है और मीटर में दशमलव से पीछे 2 अंक लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो दशमलव से पीछे 1 अंक लिया जाएगा, इतना खाली लिया जाएगा, बस हो गया इसका आंसर। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब प्रश्न नंबर 24 है, उसे कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। तो 24 में है 15/x - y प्लस 22/x प्लस y और बराबर है हमारा 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 40/x - y प्लस 55/x प्लस y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे 55 है तो 55 का गुणा यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे 22 है तो 22 का गुणा यहाँ लगा दीजिए। अब ये दोनों 11 से कट जाएंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55। ठीक, अगर ये दोनों संख्याएं कटती हैं तो काट दिया करो। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 का 15 में करेंगे 75/x - y प्लस, और 5 का 22 में करेंगे तो 110/x प्लस y और बराबर 25। इसमें 2 का गुणा करो तो हो जाएगा 80/x - y और प्लस 110/x प्लस y और 13 दूनी 26। इसके चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो 80 में से 75 घटाएंगे तो माइनस का 5/x - y बराबर, ये माइनस का बचेगा यहाँ पर 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका कैसे गुणा करेंगे तो x - y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, तो x - y बराबर 5 है, तो इसका मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में
रखने पर। तो x माइनस बाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा दो धीरे से आराम से, ठीक है। यहाँ पे तो 15/5 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे 15/5 और प्लस 22/x प्लस बाई बराबर 5। तो 5 एकन 5, 5 त्यों 15, 3 को उधर भेजेंगे। तो 22/x प्लस बाई बराबर 5 माइनस 3। तो 22/x प्लस बाई बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो 2 एकम 2, ये 11 हो जाएगा। इसके नीचे 1 करो, तो x प्लस बाई बराबर 11। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। समीकरण 3 तथा 4 को हल करेंगे। तो x माइनस बाई बराबर 5, तो x प्लस बाई बराबर 11। अब इन दोनों को काट दीजिए। तो 2x बराबर 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। अब ये वाला मान 3 में लगा दो, ठीक, 4 में लगा दो, 4 में 3 में लगाओ चाहे 4 में लगाओ, ठीक है। रखने पर तो x बराबर 8 है, तो x बराबर 8 4 में लगा दो, यहाँ पे रख दो 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस बाई बराबर 11। 8 को उधर भेज दो, तो 11 माइनस 8, तो बाई बराबर 3। तो यही दोनों हमारे आंसर आ गए, x का मान 8 और बाई का मान 3। चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 24 का, अथवा भी देख लीजिए आप। चलो प्रश्न को पूरा देखें आप एक बार। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लिया करो यार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप कुछ नहीं करके जाते हो यार। कुछ तो करिए आप, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा 24 का, अथवा देख लो प्रश्न पहले। आपको बच्चे कमेंट करते सर प्रश्न दिखा दिया करो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर 8 सॉरी x है, ठीक है, और छोटी संख्या बराबर 22। अब प्रश्न कह रहा इनके वर्गों का अंतर बराबर कितना 180 है। फिर आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 कर लो। अब ये बाई दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। तो 22 स्क्वायर बराबर 8 बाई है, तो ये समीकरण नंबर 2। अब 22 स्क्वायर बराबर 8 बाई समीकरण 1 में लगा दो, तो 1 में रखने पर जो 22 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 बाई लगा दो। अरे यार दिमाग खराब हो गया। देखो एक बार पे समझो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। फिर प्रश्न करा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो यहाँ पे x होगा, ठीक है। चलिए तो इस 22 स्क्वायर की जगह पे 8x लगा देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x। अब 180 को अंदर ले आएंगे, तो माइनस 180 बराबर 0। अब इसके काट देंगे गुणनखंडम, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 18x और ये हो जाएगा प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। चलिए तो इसके जब गुणनखंड काटेंगे तो ये निकल के आएंगे। तो यहाँ पे x कामा लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 कामा लेंगे तो x माइनस का 18 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 18। फिर यहाँ से x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर हो जाएगा अमान्य। तो x बराबर कितना 18 है, तो ये समीकरण नंबर लगा दो 2 में रखने पर। तो यहाँ पे है 22 स्क्वायर बराबर 8 और गुणा यहाँ पे लगा देंगे 18। तो 22 स्क्वायर बराबर 18 ठीक से 44 होता है। तो 22 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग, ये हो जाएगा, ठीक है। 12 का वर्ग घात से घात कट जाएगी, तो 22 बराबर निकलेगा 12। यही दोनों आंसर आ गए हमारे, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी 18 है और छोटी संख्या 12 है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए। अब प्रश्न नंबर अगला है 25 नंबर कैसे करते हैं। काफी अच्छा बढ़िया प्रश्न है 25 नंबर। तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा
किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनाना हमें यहाँ पर इस प्रकार। ये सब बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। और इसका नाम लिखना A B और ये C। अब एक चीज देखिए, अब इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है BD, पर लिख लें यहाँ पे लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। और जब प्यारे बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। तो सभी कोण 60-60 अंश के होंगे, ये सभी कोण हमारे ये भी 60 अंश का होगा, तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। अब आगे समझिए। और उसमें क्या चीज दे रखी है, तो यहाँ पे दे रखा है BD बराबर 1/3 BC, ये चीज दे रखी है। अब नई लाइन से लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमें यहाँ पर 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग। चलिए समझिए इसकी बात को भैया आप। तो प्यारे बच्चों इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज थोड़ा ध्यान समझना। तो यहाँ पर एक ऐसे करके यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे इस प्रकार, ऐसे करके। तो यहाँ पे लिखेंगे D, ठीक। और यहाँ से डालेंगे लंब, ये लंब होता है 90 अंश का। तो देखो जिस भुजा समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब खींचते हैं, समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब खींचते हैं तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी बराबर हो जाती है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख लें PM, ठीक। तो आपको चित्र के नीचे ही लिख लेना है यहाँ पर। तो ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी बराबर होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम BP, क्या लिखेंगे BP और बराबर PC, बराबर है हमारा PC और बराबर BC/2, ये चीज, ठीक। इतना। चलिए अब यही चीज हम लिखेंगे, रचना में लिखेंगे, ठीक है। तब आगे हल करेंगे प्रश्न को। रचना में लिखेंगे AD, अरे यार AP है ना, ये AP कर लो, ठीक। AP लंब BC खींचा या डाला, यानी जो लंब है हमारा AP लंब है वो किस पर है, BC पर है, ठीक है। और जैसे यहां से लंब डाला तो प्यारे बच्चों ये दूरी और ये दूरी हमारी कैसी है, बराबर है, ठीक है। तो BC की आधी हो जाएगी। अब एक चीज जरा ध्यान समझना आप लोग यहां से। अब देखो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी, पहले एक काम करो, यहां पे लिख लो उपत्ति, ठीक। उपत्ति में लिखेंगे यहाँ पर हम, देखो ये वाली दूरी है ना प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी, तो ये दूरी हमारी पूरी दूरी कौन सी है, देखो ये वाली दूरी है, यानी ये दूरी हम है हमारी क्या, देखो जरा यहाँ पे BP बराबर ये BP है ना, ये वाली दूरी BP को लिख सकते हैं BD प्लस DP, BD और प्लस DP ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो BD बराबर दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दें हम, देखो। और BD बराबर क्या है, BD, अरे भैया BD बराबर है 1/3 BC, तो और BP बराबर क्या है, देखो BP बराबर है BC/3, सॉरी BP बराबर है BC/2। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, देखो BP बराबर BC/2 और BD बराबर BC/3 रखने पर, अरे भैया ये दोनों मान निकाल दिए। देखो ये आपको दिया BD बराबर 1/3 BC और ये हमने यहाँ से निकाल दिया BC/2, तो भाई तो मान लगा रहे हैं इसमें हम। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे BC/2, तो BC/2 बराबर इसकी जगह पे लिखेंगे BC/3 प्लस DP, इस प्रकार। अब इसको भेजेंगे इधर, जब इसको उधर भेजेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे BC/2 माइनस BC/3 और बराबर DP। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा 3BC माइनस 2BC और बटा 6 और बराबर हो जाएगा DP। तो DP बराबर हो जाएगा हमारा BC/6। तो प्यारे बच्चों एक चीज निकल के आ गई, यानी ये वाली जो भुजा निकल के आ गई है हमारी, ये वाली निकल के आ गई है क्या, BC/6 निकल के आ गई है। अब इसकी हमें चाहिए ऊंचाई, इसकी चाहिए हमें ऊंचाई। तो नई लाइन से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखो हमें समकोण त्रिभुज ये वाला लेना है, ठीक है, BPA में, BPA में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BPA में। तो यहाँ पे लगा देंगे tan 60। तो tan होता लंब बटा आधार, तो AP/B। अरे भैया देखो लंब, tan होता लंब बटा आधार, ये पूरा लंब हो जाएगा और ये पूरा आधार हो जाएगा, तो AP और बटा BP। तो यहाँ पे लिखेंगे AP और बटा BP। चलिए समझिए, और इसका मान √3 हो जाएगा। AP को वैसे लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे PB है, चलो इसको PB ही छोड़ दीजिए अभी आप, P और P इसके नीचे कर लो, कैसे गुणा करो, तो हो जाएगा AP बराबर √3 PB। अब देखो PB का मान कितना है प्यारे बच्चों, देखो PB का मान BC/2 है, तो इसकी जगह लगा देंगे BC/2। तो AP बराबर हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा BC/2। इतना निकल के आ गया प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान समझना, देखो हमने ये AP का मान निकाल लिया प्यारे बच्चों, हमने इसका मान निकाल लिया और इसका मान निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज लेंगे APD में। तो नई लाइन से लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज APD में, APD में। तो ये 90 अंश का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AD का वर्ग बराबर DP का वर्ग प्लस AP का वर्ग। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय होती भैया ये कर्ण, अरे चित्र में दिखा दूं आपको मैं, देखो ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी इस वाले त्रिभुज में हमने, ठीक है। तो इतना लिख लिया हमने। अब आगे हल कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। भैया कहाँ कहाँ जा रहे हैं पेज ये। अब देखिए जरा ध्यान से इसको कैसे करते हैं हम। तो AD तो हमारा AD रहेगा, AD का वर्ग बराबर, अब देखो DP। तो प्यारे बच्चों DP का मान कहाँ है हमारा ये, हाँ देखो ये रहा DP का मान, DP का मान है BC/6। तो यहाँ पे लिखेंगे BC/6 का वर्ग प्लस, और AP का मान, तो देखो AP का मान ये रहा हमारा, AP का मान, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान समझना, इसको हम लिख सकते हैं √3/2 और BC का वर्ग, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे AD का वर्ग बराबर, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा BC का वर्ग बटा 36 और प्लस ये हो जाएगा हमारा, इसका अंडू हट जाएगा 3BC और बटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे AD का वर्ग बराबर, इसका लासा आएगा 36, ठीक है। तो BC का वर्ग प्लस इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो जाएगा 9 बार, तो 9 3 27 BC का वर्ग, यहाँ पर भी घात 2 लगा लीजिए। तो AD का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 28 BC का वर्ग बटा 36। अब ये 4 से काट दीजिए, तो 4 7 28 और 4 नेम 36। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AD का वर्ग बराबर 7 BC का वर्ग और बटा 9। अब इसका कैसे गुणा कर दीजिए इसमें, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो 9 AD का वर्ग बराबर 7 BC का वर्ग। अब प्यारे बच्चों जो समबाहु त्रिभुज है हमारा, एक जो त्रिभुज ABC है, देखो जो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो AB बराबर BC बराबर AC, ठीक, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो BC की जगह पे AB लगा दो, BC की जगह पे लगा देंगे हम AB। तो यहाँ पे आ जाइए 9 AD का वर्ग और बराबर 7
BC की जगह पे लगा दो AB। बात एक, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। और बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लें स्टार्टिंग से यार। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। बस बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप यार, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। चलिए भैया 25 का अथवा है उसको भी देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर है 25 का अथवा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, तो साइन है, तो प्यारे बच्चों साइन A बराबर होता है हमारा 1/cos A। और इसके बाद ये कॉस होता है ना, cos A बराबर 1/sec A। तो प्यारे बच्चों ये दोनों सूत्र हैं हमारे, ये दोनों भैया हमारे हैं सूत्र। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लेना भाई यहाँ पर। तो इस साइन को लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cosec A माइनस, ये साइन है ना, साइन है तो इसको 1/cosec A, कोष्टक बंद। फिर अगले कोष्टक में, तो अब यहाँ पे ये सेक है, तो सेक को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब cos को लिख देंगे 1/sec A। अब आगे समझिए, तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर A माइनस 1 और बटा cosec A। ठीक, कोष्टक। अगले कोष्टक में तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1 और बटा sec A। अब प्यारे बच्चों ये दोनों सूत्र बन गए। ठीक, तो इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा cot स्क्वायर A बटा cosec A। फिर अगले कोष्टक में यहाँ पर, अब यहाँ पर भी ये tan स्क्वायर का बन गया सूत्र हमारा, tan स्क्वायर A और बटा हो जाएगा sec A। अगर आपको सूत्र याद है तो समझ में आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र और होता है, वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और इसके बाद होता है कॉट थीटा, अरे तेरी कॉस थीटा, और इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये इनके जो गुणनफल होते हैं इनका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 कोसेक इंटू सेक, इस प्रकार। अब यहां से क्या करेंगे जरा ध्यान समझना। अब प्यारे बच्चों यहां से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान समझो इस चीज को भैया। तो ये 1/कोसेक है ना, तो 1/कोसेक साइन बन जाएगा, साइन ए इंटू 1/कोसेक बन जाएगा कितना। अब प्यारे बच्चों देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं, समझिए। अब 1 करने के बाद ये साइन ए इंटू सेक ए, अब बटा, यार गलती कर बैठे हम, देखो 1/कोसेक साइन बन जाएगा और 1/सेक कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉस कर लीजिए प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ, कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस कर लीजिए आप, कॉस। अब इसके नीचे 1 कर सकते हैं, 1 कर लिया। अब 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझना, तो देखो ये वाली चीज है ना, तो ये वाली चीज आ जाएगी भाग में, तो ये बनेगा जाके 1/साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्यों है, ए है यहाँ पे, ए ही लिखो भैया, ए लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन ए और इंटू कॉस ए। अब प्यारे बच्चों नई लाइन से यहाँ पे लिखेंगे 1/, अब ये दोनों के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस फिर इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए, इस प्रकार। तो देखो प्यारे बच्चों, एक साइन से एक साइन चला जाएगा और एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पर बचेगा 1/, तो यहाँ पे देखो साइन बटा कॉस बचा हुआ है, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस, यहाँ पे देखो एक कॉस और एक साइन बचा हुआ, तो कॉस बटा साइन कॉट होता है,
तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए थीटा, नहीं ए लिखना है, ठीक है, हमें ए, और यहाँ पर भी ए। तो बस प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS, ठीक। बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। पहले तो प्रश्न पूरा दिखा दूं मैं आपको। प्रश्न नंबर 25 का अथवा है। तो भैया बस आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे प्यारे बच्चों कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए।